Hello everyone, I welcome you all again in my channel. Today we are going to do second part of Christopher Marlowe's work and we are going to discuss Dr. Faustus, Edward II, Massacre at Paris, Hero and Leander, Passionate shepherd to his love, and Amorous. So without further ado, let's begin. ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर ये क्रिस्टोफर मार्लो के टूम्बस्टोन की है और जहाँ यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट। ये जो है ये डॉक्टर फॉस्टस से ली गई है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है डॉक्टर फॉस्टस की, मतलब ये याद रखने वाली लाइन है, ये एग्जाम में आ सकता है। सो लेट्स बिगिन विद डॉक्टर फॉस्टस। तो डॉक्टर फॉस्टस वॉज रिटन इन 1592-93, मतलब फिक्स्ड नहीं पता है। एंड द फुल टाइटल वॉज द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो इसका जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। अब सोर्स इसका कहाँ से लिया गया है, तो क्रिस्टोफर मार्लो ने इसका सोर्स लिया है फॉस्ट लीजन से, जो जर्मनी की एक लीजेंड है, फॉस्ट लीजेंड से। इट इज सेट इन यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, जर्मनी। ये डॉक्टर फॉस्टर की जो स्टोरी है प्ले की वो सेट कहाँ है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में सेट है और वो भी 16th सेंचुरी में। ये 16th सेंचुरी की बात करता है, ठीक है। एंड इट इज रिटन फॉर एडमिरल्स मैन। ये एडमिरल्स मैन के लिए लिखा गया था डॉक्टर फॉस्टर सॉरी क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा। Through Faustus, Marlowe symbolizes fall of man after eating forbidden fruit। तो ये जो डॉक्टर फॉस्टस का जो एक स्टोरी है वो ये है कि डॉक्टर फॉस्टस कैसे वो अपने आप को, मतलब अपने सोल को, अपनी बॉडी को डेविल को दे देता है सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए, या कह सकते हैं कि बहुत मामूली से चीज़ों के लिए। तो ये जो है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कह सकते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फॉस्टस के थ्रू सिंबलाइज करना चाहते हैं फॉल ऑफ मैन। जो बाइबल की कहानी है कि एडम और ईव ने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया और फिर इसके बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से अर्थ में भेज दिया जाता है एज ए पनिशमेंट। तो उसको सिंबलाइज करना चाहते हैं इसमें क्रिस्टोफर मार्लो। इट हैज एलिमेंट्स ऑफ मोरालिटी प्ले। अब डॉक्टर फॉस्टस को ये कहते हैं कि इसमें मोरालिटी प्ले के भी एलिमेंट्स हैं। तो आपने प्ले पढ़े होंगे, जो तो 3 तरह के प्ले होते हैं, मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्ले। मिस्ट्री एंड मिरेकल। तो जो मिस्ट्री प्लेज होते हैं ये बाइबल से रिलेटेड होते हैं, और मिरेकल प्लेज होते हैं वो सेंट्स की लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और जो मोरालिटी प्ले होते हैं वो वर्च्यूज से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो डॉक्टर फॉस्टर में कुछ मोरालिटी प्लेज के भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मोरालिटी प्ले में गुड वर्च्यूज, बैड वर्च्यूज सॉरी के की बात की जाती है ना, जैसे। तो जब आप गुड डॉक्टर फॉस्टर पढ़ते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स भी आते हैं, गुड एंजल, बैड एंजल्स, है ना। ऐसा आपने एक मोरालिटी प्ले जो सबसे फेमस है जो आप पढ़ोगे वो एवरीमैन है। मोरालिटी प्ले सबसे फेमस जो मोरालिटी प्ले है। इट हैज 5 एक्ट्स। अब इसमें 5 एक्ट्स हैं। The term Faustian bargain originated from this play. It means exchange of one's principle for material gain। तो जो डॉक्टर फॉस्टस की जो स्टोरी है इसी से फॉस्टियन बार्गेन वर्ड शुरू हुआ। फॉस्टियन बार्गेन मतलब होता है कि जब हम अपने प्रिंसिपल्स को मटेरियल गेन्स के लिए बेच देते हैं या एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने स्टोरी में किया।
तो मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है, ही इज़ अ प्राउड एम्बिशियस स्कॉलर, ठीक है ना। ये जर्मनी के विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में स्कॉलर हैं और इस बहुत वेरियस सब्जेक्ट्स का नॉलेज है इसे। तो ये बाद में सोचते हैं कि अब मैं क्या पढूँ? मतलब अब कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मैं पढूँ, क्योंकि मैंने जो भी सब्जेक्ट्स चाहे मेडिसिन हो, जो भी और वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, वो सब मैंने पढ़ लिया है। तो फिर इनके जो फ्रेंड्स हैं 2, कॉर्नेलियस एंड वोल्डेस, ठीक है ना? ये क्या है, ये लर्नेड मैजिशियंस हैं एंड दे एनकरेजेस फॉस्टर्स टू परस्यू ब्लैक मैजिक। तो जब डॉक्टर फॉस्टर से सोच ही रहा होता है कि वो आगे क्या पढ़े, तो ये कॉर्नेलियस और वोल्डेस उसे मतलब एनकरेज करते हैं कि वो ब्लैक मैजिक की पढ़ाई करे, ठीक है। और ये जो वैगनर है, वैगनर इज सर्वेंट ऑफ फॉस्टर्स, ही इज क्लमजी एस्पायरिंग मैजिशियन। तो ये जो वैगनर है, ये डॉक्टर फॉस्टर्स का एक सर्वेंट है और ये क्लमजी है। तो इसके एक्ट से प्ले में ना थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट आता है जब आप पढ़ोगे तो। ये कंप्लीट वर्क मतलब डिटेल में पढ़ने जैसा है, पर आप इसको आप डिटेल में भी पढ़िएगा। Waldes asked Faustus to start reading the work of Bacon and Abanus, the Hebrew Psalter and New Testament, to prepare for conjuring of spirits. ये नेट का क्वेश्चन है, नेट पे आया हुआ ये क्वेश्चन है नेट एग्जाम में। तो वॉल्डेस जो है वो कौन कौन से वर्क बोलता है डॉक्टर फॉस्टर्स को पढ़ने के लिए, तो वो बोलता है वर्क ऑफ बेकन एंड अबैनस और हिब्रू साल्टर। ये जो हिब्रू में जो साल बुक है, साल मतलब हिम्स होते हैं, साल मीन्स हिम्स होते, साल मीन्स हिम्स। जो हिब्रू में सॉल्टर है वो पढ़ो, न्यू टेस्टामेंट पढ़ो, जिससे नॉलेज मिलेगी फॉर कंज्यूरिंग ऑफ स्पिरिट्स, मतलब स्पिरिट से बात करने के लिए वो, ताकि स्पिरिट से बात कर सके। तो डॉक्टर फॉस्टर्स कॉर्नेलियस और वोल्डेस के एनकरेजमेंट से, और वो खुद भी इंटरेस्टेड होता है, वो ब्लैक मैजिक सीखने लगता है और ये सारी बुक्स पढ़ता है। तो फिर वो स्पिरिट स्पिरिट किसको मतलब बुलाने की कोशिश करता है, ल्यूसीफर को, ठीक है ना। ल्यूसीफर जिसको आप सैटर्न के नाम से भी जानते हैं, ही इज प्रिंस ऑफ डेविल्स एंड ही इज इन्फर्नल मास्टर ऑफ मेफिस्टोफेलिस। तो वो ल्यूसीफर को बुलाने की कोशिश करता है, पर ल्यूसीफर मेफिस्टोफेलिस को भेजता है। मेफिस्टोफेलिस उसका एक सबऑर्डिनेट है, या यू कैन से कि सर्वेंट है, ठीक है। तो मेफिस्टोफेलिस कम्स और फिर ही वो बोलता है कि ठीक है, मैं मतलब क्या करना है तुम्हें, मतलब मुझे किस लिए बुलाया है, ये सब बोलता है वो। तो डॉक्टर फॉस्टर्स उसे बोलता है कि मतलब मुझे ब्लैक मैजिक सीखना है और ये सब। तो मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि ठीक है, आई विल बिकम योर सर्वेंट फॉर 24 years, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने बोला वो होता है, बट यू हैव टू साइन योर सोल एंड बॉडी टू ल्यूसीफर, ठीक है ना। तो मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टर्स से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा 24 years तक, जो भी तुम्हें जानना होगा, जो भी तुम्हें मतलब पावर चाहिए होती है उसके लिए, पर तुम्हें अपनी बॉडी और सोल लूसीफर को मतलब साइन करके देनी पड़ेगी कि 24 years के बाद लूसीफर तुम्हारी बॉडी और सोल ले सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर फॉस्टर साइन कर देता है। फिर इसमें मतलब, और ये गुड और बैड एंजल्स भी बीच बीच में आते रहते हैं, जैसे साइन करने से पहले ही जब गुड एंजल्स आते हैं उसे मतलब जो पैराडाइज है, जो तुम गुड डीड्स करोगे तो तुम्हें कैसा क्या पैराडाइज में फल मिलेगा, ये सब बताते हैं। वहीं बैड एंजल्स उसे तरह तरह के वर्ल्डली प्लेजर्स और तरह तरह के सीन्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें 7 डेडली सीन्स भी आते हैं पर्सोनिफाई होके, इसीलिए यही सारे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मोरालिटी प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोरालिटी प्ले में कई बार जैसे प्राइड हो गया, वो एज अ पर्सोनिफाइड वर्जन में आ जाएगा, एनवी हो गया,
कविटियसनेस, रैथ, ग्लटनी, स्लॉथ, लेचरी, है ना। तो ये सब एज अ पर्सोनिफाइड मतलब एज अ पर्सन आ जाते हैं। तो ये मोरालिटी प्ले का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो डॉक्टर फॉस्टर्स में भी देखने को मिलता है। अब कवेटियसनेस का मतलब होता है ग्रीड टू हैव समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स, मतलब किसी की प्रॉपर्टी, किसी की कोई चीज है, इवन किसी की वाइफ है, ये सारी जो चीज होती है ना कि हाँ कि उसके पास है मुझे भी चाहिए, उसे कवेटियसनेस बोलते हैं। और ये 7 डेडली सिंस में से एक है। देन एनवी हो गया, एक्सट्रीम जेलसी, है ना कि किसी के पास कुछ है तो उसके पास क्यों है, मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसा टाइप। एंड रैथ मतलब एक्सट्रीम एंगर, तो ये भी एक सीन है। ग्लटनी मीन्स ओवर कंजम्पशन, कि हमें मतलब जैसे खाने की बात कर लो, फॉर एग्जाम्पल हमें हमारी नीड है 2 रोटी की, पर हम खा रहे हैं ओवरली, ज़्यादा अच्छा लग गया 4 रोटी 5 रोटी, तो ये भी एक डेडली सिन माना जाता है। और ये कंजम्पशन सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया खाने के लिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि आपके पास जैसे आपके पास इतना इतना वेल्थ है, अब आपको और एक्यूमुलेट करना है, और एक्यूमुलेट करना है, मतलब आपका मन ही नहीं भर रहा, बोलते हैं ना पेट नहीं भर रहा है, दैट इज ग्लटनी। और स्लॉथ, स्लॉथ मीन्स एक्सट्रीम लेजीनेस, मतलब कुछ नहीं करना है, बस खाना पीना है और एक्टिविटी कोई नहीं करनी है, ये जो है ये भी एक सीन है। और लेचरी मीन्स लस्ट, मतलब लस्टफुल होना, ये भी एक सीन है। तो ये सब आते हैं उसमें 7 डेडली सिंस। एक ओल्ड मैन की बात आती है जो एडवाइस करता है फॉस्टस को एट लास्ट कि रिपेंट करो तुम, और ये बोलते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है ये डॉक्टर फॉस्टस खुद खुद है, मतलब उसकी खुद की मेंटालिटी है उस टाइम पे, जो 24 साल पूरे होने के बाद उसे ये समझ आता है कि अब रिपेंट करना चाहिए, पर बोलते हैं ना कि अब तो टाइम चला गया, यू कांट डू एनीथिंग, है ना। और कोरस, कोरस मतलब आप लोग जानते होंगे, कोरस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अ फीचर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज। तो एक कोरस का भी रोल है इसमें, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। अब इसमें होता क्या है कि डॉक्टर फॉस्टर्स कॉर्नेलियस कॉर्नेलियस और वाल्डेस के कहने पे तो स्पिरिट बुलाता है, मेफिस्टोफेलिस के साथ साइन भी कर देता है, और 24 ईयर्स तक वो खूब सारे मजे करता है, इधर उधर घूमता है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पर मेफिस्टोफेलिस उसे सब बताता है, पर जब वो ये बोलता है कि हु क्रिएटेड यूनिवर्स, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर मेफिस्टोफेलिस कभी नहीं देता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो आंसर देगा तो उसे बताना पड़ेगा कि एक क्रिएटर है, एक गॉड है जिसने ये सब बनाया है, तो इसलिए वो इसका आंसर नहीं देता है, बाकी उसे तरह तरह के हर जगह लेके जाता है, ठीक है ना। जैसे अब जैसे यहाँ पे उसे रोम लेके जाता है, इंग्लैंड लेके जाता है ना, जर्मनी में तो रहता ही है, तो जहाँ भी वो जाना चाहता है वहां उसे वो मेफिस्टोफेलिस लेके जाता है, और वो लोगों के ऊपर ट्रिक्स खेलता है तरह तरीके के, इवन हेलेन ऑफ ट्रॉय को भी बुलाता है वो, है ना। तो ये सब होता है। और यहाँ पे एक चीज आती है कि when Faustus was signing pact with blood, the blood solidifies, but he signs anyway, ठीक है। तो जब डॉक्टर फॉस्टर्स पैक्ट साइन करने जा रहा होता है तो अपने क्या करता है, मतलब हाथ से खून निकाल के लिखता रहता है, तो उसकी जो आर्म्स है ना, तो आर्म्स में जो ब्लड होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ये एक सिंबल होता है उसे रोकने के लिए कि नहीं मत साइन करो, ठीक है। बट पर वो फिर भी साइन करता है, तो उसकी आर्म में एक मतलब फ्रेज लिख जाती है जो है होमोफ्यूज, इसका मतलब है ओ मैन फ्लाई। तो ये भी बता रहे हैं कि हे डॉक्टर फॉस्टर भाग जाओ, या हे इंसान भाग जाओ, ये मत करो, ऐसा मत करो, है ना, फ्लाई फ्रॉम हियर, मतलब एटलीस्ट यहाँ से भागो, इट्स नॉट गुड फॉर यू, है ना। पर ही साइंस एनीवे वो नहीं मानता है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक बात यही कि जो कोरस है ना, व्हाट इज थीम ऑफ दिस प्ले, तो प्रोलॉग में जो कोरस है वो बोलते हैं कि द थीम इज ऑफ कर्स
नेक्रोमेंसर्स एंड सेल्फ कंसीट। जो थीम है वो कर्स की है, नेक्रोमेंसर्स मीन्स ब्लैक मैजिक की है, और सेल्फ कंसीट मतलब एक्सेसिव एरोगेंस की है। जो कि डॉक्टर फॉस्टर का जो एक्सेसिव एरोगेंस होता है कि ही नोज एवरीथिंग, अब कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने को, ये सब जो होता है, ये एक थीम है। अब मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स की एक्सेसिव एरोगेंस, दैट इज सेल्फ कंसीट, नेक्रोमेंसर्स एंड कर्स। अब इसमें जो लास्ट में जो मतलब उसके डेथ से पहले क्रिस्टोफर मार्लो लिखते हैं कि द डॉक्टर फॉस्टर सीज क्राइस्ट ब्लड इन द स्काई on his last night, which symbolizes Christ's sacrifice for human। तो वैसे भी ब्लड का ना पूरे में बहुत सिंबोलिज्म यूज हुआ है, जैसे ब्लड से पैक्ट साइन हो रहा है, और फिर यहाँ डॉक्टर फॉस्टर्स के डेथ के जस्ट पहले है ना, और उसको क्राइस्ट ब्लड दिखता है स्काई में, विच सिंबलाइजेस क्राइस्ट सेक्रीफाइस फॉर ह्यूमन। वो क्या सिंबलाइज करता है, उसका क्या सिंबल है कि डॉक्टर फॉस्टर्स को क्राइस्ट का जो सेक्रीफाइस है वो याद आता है, वो दिखाई देता है जो ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने किया था। ह्यूमैनिटी को मतलब बचाने के लिए उनके सिंस को अपने ऊपर ले लिया था क्राइस्ट ने। तो ये क्राइस्ट ब्लड का ये सिंबल है इसमें। देन अब जैसे इसका थीम हमने पढ़ी एक्सेसिव एरोगेंस, है ना, तो एक्सेसिव एरोगेंस में ही डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो थियोलॉजी या फिर बाइबल वगैरह पढ़ने के लिए मना कर देता है। और उसकी एक सोलिलॉकी है, सोलिलॉकी मतलब वो सोनली खुद ही बोल रहा है, अपने मन की बात बोल रहा है ना, अकेले, बाकी कुछ भी स्टेज में नहीं हो रहा है, सिर्फ वो अपने मन की बात बोल रहा है। तो सोलिलॉकी में बोलते हैं, इफ वी से दैट वी हैव नो सिन we deceive ourselves, and there is no truth in us. Why then be like we must sin, and so consequently die? K we must die an everlasting death। वो इसमें कुल मिला के ये बोलता है कि अ, अगर हम ये कहें कि हमारे पास सिन नहीं है तो हम अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, है ना, और हमारे अंदर कोई ट्रुथ नहीं है। पर सिन करने के बाद भी हम मर रहे हैं, और सिन नहीं करते हैं फिर भी हम मर रहे हैं। मतलब जो थियोलॉजी है या जो गॉड का वे है, ये जो बाइबल का वे है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें डेथ तक ही ले जाता है। इसके बाद भी हमारे मतलब डेथ तो होनी ही है, मतलब इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी जो धर्म है, जो मतलब बाइबल है, वो हमें सिर्फ डेथ और सफरिंग ही सिखाती है। तो ये उसका जो मतलब थिंकिंग उसकी रहती है, इसीलिए वो थियोलॉजी की पढ़ाई नहीं करता है, इंस्टेड वो नेक्रोमेंसी के पीछे भागना शुरू कर देता है। अब ये तो हमें इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने बता दी, और अब अगले वर्क की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट वर्क इज एडमंड द सेकंड, सॉरी एडवर्ड द सेकंड, published in 1592. Full title is Troublesome Reign and Lamentable Death of Edward II, King of England, with the tragic fall of proud Mortimer। तो इससे ही हमें कहानी पता चल जाती है। आप जैसे यहाँ पे ना जो एडवर्ड द सेकंड है ना, वो उनकी डेथ कैसे होती है, और ये मॉर्टिमर कौन है, इसकी डेथ कैसे होती है, पूरी स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। It also has homosexual theme between Edward II and Gaveston। एडवर्ड II और उनका जो लवर है गैवेस्टन, उसके बीच में होमोसेक्सुअल थीम है, ठीक है, बिकॉज ही इज अ मैन, गैवेस्टन इज अ मैन, ही इज ऑल्सो मैन। मटेरियल टेकन फ्रॉम राफेल होलनिशेट्स क्रॉनिकल्स। जो मटेरियल है वो राफेल्स होलनिशेट क्रॉनिकल से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसमें आप जब विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे तो उनके भी कई सारे वर्क्स का जो मटेरियल है वो इससे लिया गया है। दिस प्ले इज अडॉप्टेड बाय बर्टोल्ड ब्रेcht in 1924 in his play लाइफ ऑफ एडमंड II ऑफ इंग्लैंड। तो बर्टोल्ड ब्रेcht ने इस प्ले को अपने प्ले लाइफ ऑफ एडवर्ड II ऑफ इंग्लैंड में अडॉप्ट किया है, लेटर इन 1924। अब कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं, तो कैरेक्टर है एडवर्ड द फर्स्ट,
एडवर्ड द सेकेंड, इजाबेला, मॉर्टिमर, अर्ल ऑफ कैंट, एडवर्ड थर्ड, लैंकस्टन एंड वैरिक, और ये गैवेस्टन है। ठीक है, तो एडवर्ड द फर्स्ट कौन है? ही इज फादर ऑफ एडवर्ड द सेकेंड, और स्टोरी के प्ले के स्टार्ट होने पे ही इनकी डेथ हो जाती है। और एडवर्ड द फर्स्ट जो पहले किंग थे, फादर ऑफ एडवर्ड द सेकेंड, उन्होंने गैवेस्टन को एग्जाइल में भेजा हुआ होता है, बिकॉज ही डज नॉट लाइक एडवर्ड द सेकेंड रिलेशनशिप विद गैवेस्टन। तो एडवर्ड द सेकेंड का जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है गैवेस्टन के साथ, वो एडवर्ड द फर्स्ट को पसंद नहीं होता है, इसलिए एडवर्ड द फर्स्ट गैवेस्टन को एक्साइल में भेज देते हैं। बट ही डाइज, मतलब स्टार्ट में ही। फिर एडवर्ड द सेकेंड जब किंग बनते हैं तो गैवेस्टन को वापस बुला लेते हैं। एडवर्ड द सेकेंड इज अवर प्रोटैगोनिस्ट एंड ही कॉल्स गैवेस्टन बैक फ्रॉम एक्साइल, है ना। और फिर जैसे गैवेस्टन वापस आ जाता है तो एडवर्ड द सेकेंड अपना मोस्ट ऑफ द टाइम गैवेस्टन के साथ बिताते हैं। तरह तरह के मतलब गिफ्ट्स हो गया या रैंक वगैरह उसके ऊपर बेस्टॉ करते हैं, तरह तरह के गिफ्ट देते हैं उन्हें। तो बाकी जो नोबल मैन होते हैं जैसे मॉर्टिमर हो गए, लैंकास्टन, वेरिक हो गए, अर्ल ऑफ केंट हो गए, और इवन उनकी वाइफ जो इजाबेला है, उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है गैवेस्टन की बढ़ती पॉपुलैरिटी से और नज़दीकियों से एडवर्ड द सेकेंड के साथ। फिर तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि गैवेस्टन को मार देंगे, और लैंगस्टर और वैरिक के हेल्प से ये लोग गैवेस्टन को मार देते हैं। लैंगस्टर और वैरिक नो, ये लोग गैवेस्टन को मार देते हैं, दे किल गैवेस्टन। ठीक है, फिर इसके बाद एडवर्ड द सेकेंड को ये पता चलता है कि किसने गैवेस्टन को मारा है, बिकॉज ही इज वेरी एंग्री एंड ही इज सैड। तो विद द हेल्प ऑफ ह्यूग डे स्पेंसर, जो एक और फेवरेट है एडवर्ड द सेकेंड का, उसकी हेल्प से गैवेस्टन गैवेस्टन के जो मर्डरर्स होते हैं लैंकास्टर एंड वेरिक, उनको एडवर्ड द सेकेंड एग्जीक्यूट कर देते हैं। नाउ इनके एग्जीक्यूट होने के बाद इजाबेला, मॉर्टिमर, अर्ल ऑफ केंट, ये सब एडवर्ड द सेकेंड को ही मारने की कोशिश करते हैं, और एक बैटल होती है एडवर्ड द सेकेंड और बाकी इन सब की मिली जुली जो एक तरह से सेना होती है उसमें। फिर ये एडवर्ड द सेकेंड को पकड़ लेते हैं एंड दे किल एडवर्ड द सेकेंड इन बैकलीज कासल। ठीक है, तो अब एडवर्ड द सेकेंड को भी मार दिया जाता है, और उनके सन एडवर्ड द थर्ड को मतलब जो कि यंग ही होते हैं उनको किंग बना दिया जाता है, और मॉर्टिमर बन जाता है उनका प्रोटेक्टर। ठीक है, बट लेटर व्हेन एडवर्ड द थर्ड knows about the death of Edward II, his father, he executes Mortimer and all other people involved in this murder। तो जो एडवर्ड द थर्ड जब किंग बनते हैं तो फिर वो मॉर्टिमर और बाकी सब सब लोगों को जो जो इन्वॉल्व होते हैं एडवर्ड द सेकेंड के मर्डर में, उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इवन अपनी मदर इजाबेला को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। तो हमें क्या क्या याद रखना है? टाइटल इसका याद रखने की ज़रूरत है, मटेरियल कहाँ से लिया गया है ये याद रखने की ज़रूरत है, बर्टोल्ड ब्रिज मतलब ने जो प्ले में अडॉप्ट किया है वो, और कैरेक्टर्स मेन इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मतलब डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत इसको नहीं है। मैसेकर एट पेरिस, रिटन इन 1593। तो मैसेकर एट पेरिस जो है वो एक हिस्टोरिकल प्ले, इट इज हिस्टोरिकल प्ले। नेथनियल ली ऑल्सो रोट प्ले विद सेम टाइटल इन 1689। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने जो मैसेकर एट पेरिस है वो 1593 में लिखा है, और नेथनियल ली ने 1689 में सेम टाइटल से प्ले लिखा है। इट इज अनफिनिश्ड, इट इज अनफिनिश्ड वर्क ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। इट इज रिटन आफ्टर 20 years ऑफ एक्चुअल इवेंट। तो जो एक्चुअल इवेंट है उसके 20 years बाद में लिखा जाता है। ठीक है, इट इज दैट इज अ मैसेकर ऑन सेंट बार्थोलोम्यूज डे। तो ये जो मैसेकर होता है ये सेंट बार्थोलोम्यूज डे में होता है। जो सेंट बार्थोलोम्यू डे कब होता है? 23rd एंड 24th अगस्त। ठीक है, तो जब 23rd 24th अगस्त 1572 में सेंट बार्थोलोम्यूज डे मनाया जा रहा होता है, ऑन द ईव ऑफ फीस्ट फॉर अपोस्टल बार्थोलोम्यू। तो ये सेंट बार्थोलोम्यू डे क्या होता है पहले ये जान लीजिए।
जो अपोस्टल मीन्स डिसाइपल, ठीक है ना। तो जो अपोस्टल बार्थोलोम्यू थे वो ही वॉज वन ऑफ द 12 apostles ऑफ जीसस। वो वन 12 डिसाइपल्स कह सकते हैं, वो शिष्य थे, जो 12 शिष्य थे जीसस के, उनमें से एक थे बार्थोलोम्यू। तो उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए बार्थोलोम्यू डे मनाया जाता है, जिसकी डेट है 24 अगस्त। तो 1572 में इसी डे में यह मैसेकर होता है, जिसमें 3000 प्रोटेस्टेंट्स वर किल्ड, जिसमें 3000 प्रोटेस्टेंट्स को चुन चुन के मारते हैं। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड ये है कि पेरिस मतलब फ्रांस में वैसे भी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में बहुत टाइम से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, बार बार लड़ाइयाँ होती हैं, बार बार लोग मरते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। फुल टाइटल इज मैसेकर एट पेरिस विद द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ गाइस। अब इसमें जो मेन एंटागोनिस्ट आप देखोगे, मतलब जो इनिशिएट करते हैं ये परसिक्यूशन ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, वो है ड्यूक ऑफ गाइस। ठीक है, तो अब इसकी समरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, जैसे कि मैंने बताया, कैथलिक रॉयल फैमिली ऑफ फ्रांस एंड ह्यूगनॉट्स। तो जो फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको ह्यूगनॉट्स बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ की जो रॉयल फैमिली है पेरिस की, वो तो कैथलिक थी। और तो फिर ये मैसेकर स्टार्ट कैसे होता है? दिस मैसेकर स्टार्ट्स विद ड्यूक ऑफ गाइस हु वाज अ कैथलिक अटेम्प्ट ऑफ मर्डरिंग क्वीन मदर ऑफ प्रोटेस्टेंट। तो ड्यूक ऑफ गाइस जो है वो अटेम्प्ट करते हैं मर्डर, मतलब मर्डर करने की कोशिश करते हैं क्वीन मदर ऑफ प्रोटेस्टेंट, मतलब ह्यूगनॉट्स की जो क्वीन मदर होती है उनका मर्डर प्लान करते हैं, और मर्डर हो भी जाता है, मतलब वो मर जाती है। कब करते हैं? when she and his son Henry of Navarre with other Protestants came to Paris for marriage with Catholic Princess Margaret of France। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में बहुत टाइम से लड़ाई चल रही होती है, तो ये डिसाइड होता है कि जो प्रोटेस्टेंट्स के जो प्रिंस है हेनरी ऑफ नवारे और जो कैथलिक प्रिंसेस है मार्गरेट ऑफ फ्रांस, इनकी शादी करा देते हैं तो शांति हो जाएगी। पर द मदर ऑफ मार्गरेट क्वीन कैथरीन, जो प्रिंसेस मार्गरेट की जो मदर है क्वीन कैथरीन, वो जो है उनको ये पसंद नहीं आता है, और वो डिसाइड करती है विद ड्यूक ऑफ गाइस, है ना, ड्यूक ऑफ गाइस के साथ मिलकर डिसाइड करती हैं कि प्रोटेस्टेंट्स जब यहाँ आएंगे तो इनको मरवाना है। तो पहला ये शुरू होता है कि जब ड्यूक ऑफ गाइस और कैथरीन के प्लान करने पे जो क्वीन मदर है प्रोटेस्टेंट्स की, मतलब मदर है हेनरी ऑफ नवारे की, उनको मार दिया जाता है, और उनके एक कमांडर को भी मार दिया जाता है। तो उसके बाद दिस मैसेकर विथ Catherine plans this massacre with Duke of Guise, and it is further executed by noblemen and Catholic people of Paris। अब ये शुरू हो गया, मतलब जब क्वीन मदर की डेथ हो गई तो प्रोटेस्टेंट्स में एकदम हंगामा मच गया, और जब ये देखा वहाँ के अदर नोबलमैन ने, है ना, और बाकी आम जनता भी जो बहुत ज़्यादा कैथलिक थी, तो उन्होंने अपने आप से चुन चुन के प्रोटेस्टेंट्स को मारना शुरू कर दिया। ठीक है ना, और उस एक इवनिंग में कह सकते हैं 3000 प्रोटेस्टेंट्स की मतलब जान चली गई। हालांकि फिर इसके बाद हेनरी ऑफ नवारे किसी तरह वहां से निकल जाते हैं, और फिर मतलब एक बैटल होती है, मतलब कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच, जिसमें फिर एट लास्ट में जो हेनरी ऑफ नवारे हैं वो वो बनते हैं फ्रांस के किंग एट लास्ट विद द नेम हेनरी द फोर्थ। पर वो बनते कब हैं? जब डेथ हो जाती है ड्यूक ऑफ गाइस की। ठीक है ना, ड्यूक ऑफ गाइस के मरने के बाद हेनरी जो हेनरी ऑफ नवारे थे वो हेनरी द फोर्थ के नाम से फ्रांस के किंग बनते हैं। बस इतना ही है इसमें। देन कम्स हीरो एंड लिएंडर। तो इट इज सेड टू बी एपिलियन।
मीन्स लिटिल एपिक, इट इज अ नरेटिव पोएम। तो हीरो और लिएंडर जो है उसे एपिलियन बोलते हैं। एपिलियन मीन्स लिटिल एपिक, मतलब इट इज अ नरेटिव पोएम, इट इज शॉर्टर देन एपिक बट लार्जर देन लिरिक। ठीक है ना, ये एपिक से छोटी होती है एपिलियन, और लिरिक से बड़ी होती है। एपिलियन यूजली हैव मैथोलॉजिकल थीम्स। एपिलियन में जनरली मैथोलॉजिकल थीम्स होती हैं। एंड as I said, larger than lyric, shorter than epic. It was incomplete during Marlowe's lifetime. अब ये क्रिस्टोफर मार्लो के लाइफ टाइम पे ये भी इनकम्प्लीट था। इट वॉज लेटर कम्प्लीटेड बाई जॉर्ज चैपमैन। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है वैसे एक बार नेट में। तो जॉर्ज चैपमैन ने फिर इसे पूरा किया था। इट इज अ स्टोरी ऑफ वन नाइट इन लाइफ ऑफ हीरो। तो ये एक रात की कहानी है इन लाइफ ऑफ हीरो एंड लिएंडर। तो हीरो कौन है? हीरो इज अ गर्ल, शी इज प्रीस्टेस ऑफ वीनस। तो ये वीनस की पुजारी है, वीनस की पूजा करती है, ठीक है। एंड हर लवर लिएंडर। हीरो लिव्ड वन साइड ऑफ द सी वेयरएज लिएंडर लिव्ड ऑन द अदर साइड। तो हीरो और लिएंडर के बीच में एक सी होता है। एक साइड में हीरो रहती है, दूसरे साइड में लिएंडर रहता है। तो लिएंडर यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द सी टू मीट हीरो। तो लिएंडर हर बार जब हीरो से मिलना होता है तो पूरा सी क्रॉस करके आया करता है। वन नाइट व्हेन ही वाज स्विमिंग, नेपच्यून द गॉड ऑफ वाटर मिस्टेक्स हिम फॉर गैनीमेड। तो एक दिन जब हीरो से मिलने के लिए लिएंडर स्विम करता रहता है, तो जो गॉड ऑफ वाटर है नेपच्यून, वो उसको बाई मिस्टेक ये समझ लेते हैं कि वो गैनेमीड है। अब गैनेमीड का मैंने जिक्र डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज में भी किया था। ही इज लवर ऑफ ज्यूस, ठीक है ना। तो उसे ये लगता है कि ये गैनेमीड है जो कि लवर है ज्यूस का। एंड हु वाज आल्सो हिज लव इंटरेस्ट। और जो गैनेमीड है वो एक्चुअली ज्यूस का भी, सॉरी, नेपच्यून का भी लव इंटरेस्ट होता है, मतलब वो भी अट्रैक्टेड होता है गैनेमीड से। तो ही फाइंड्स इट इज अपॉर्चुनिटी टू स्टील फ्रॉम ज्यूस। तो वो ये सोचता है कि अरे ये तो, वो लिएंडर को गैनेमीड समझता है और ये सोचता है कि अरे ये तो गैनेमीड है, इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ और ज्यूस से चुरा लूंगा। एंड ही टेक्स लिएंडर डाउन टू हिज पैलेस। और वो लिएंडर को अपने साथ अपने पैलेस लेके चला जाता है। बट ही सून रियलाइजेस हिज मिस्टेक। लेकिन उसे जल्दी पता चल जाता है कि नहीं, ये कोई और है, ये गैनेमेड नहीं है। तो फिर ही टेक्स लिएंडर बैक, और वो लिएंडर को वापस ऊपर ले आता है पानी में, ठीक है ना, हीरो के पास तक पहुंचाता है। और ही गिव्स हिम अ ब्रेसलेट विच विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। और खुश होके लिएंडर को एक ब्रेसलेट भी देता है जो उसे फ्यूचर में कभी भी पानी में डूबने से बचाएगी। तो जैसा कि इसमें भी आप देख सकते हैं होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन नेपच्यून एंड गैनीमेड। तो आप क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क में रिपीटेटिवली मतलब होमोसेक्सुअलिटी की थीम दिखेंगे लोग। और ये भी बोलते हैं लोग कि ही वाज आल्सो होमोसेक्सुअल। वो एथेइस्ट थे, स्पाई थे, होमोसेक्सुअल थे। बहुत ज़्यादा उनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मतलब थ्योरीज हैं। देन कम्स पैशनेट सिफर टू हिज लव। अब ये एक पेस्टोरल पोएम है, इट इज अ पेस्टोरल पोएम। पेस्टोरल पोएम मीन्स वो पोएम्स जो शो करती हैं द आइडियल रूरल लाइफ, रूरल लाइफ को जो आइडियलाइज करती हैं और रूरल लाइफ के बारे में बताती है। जनरली पेस्टोरल पोएम या पेस्टोरल कुछ भी हो, उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो शेफर्ड होंगे, शेफर्डेस, और ये सारी जो रूरल लाइफ से रिलेटेड जो कैरेक्टर होते हैं वो सारे होते हैं। इट इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कार्पेडियम। अब कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे। मतलब जैसे जैसे वो है ना, दोहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो वो जो थीम है कि मतलब मेक utmost use of present, do not bother about future because you don't know what future holds for you.
तो इसलिए आप जो भी आपको करना है आज करें। ये जो थीम है ये कार्pe diem की थीम है। जब हम मेटाफिजिकल पोएट्स पढ़ते हैं तो एंड्रू मार्वल जो हम पढ़ते हैं तो उन्होंने बेस्ट यूज किया है कार्pe diem का। एंड्रू मार्वल एंड्रयू मार्वल की जो टू इज कॉय मिस्ट्रेस जो है बेस्ट एग्जाम्पल है कार्pe diem का। तो इसकी ओपनिंग लाइन इसकी है, कम लिव विथ मी एंड बी माई लव। ये इससे शुरू होता है, A shepherd is making promises and questions his beloved। अब जैसे ओपनिंग लाइन है, कम लिव विथ मी एंड बी माई लव, मतलब मेरे साथ रहो और बी माई लव है ना। तो एक शेफर्ड है जो अपनी बिलवेड से बोलता है कि मेरे साथ आओ, है ना, और तरह तरह के प्रोमिस करता है और फिर क्वेश्चन भी करता है कि मतलब क्यों नहीं आ रही हैं और ये सारी चीजें, है ना। Then Sir Walter Raleigh wrote a reply, Nim's reply to Shepherd। ये important है। फिर सर वॉल्टर रिले ने एक रिप्लाई लिखा है, निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड। अब ये रिप्लाई का ट्रेंड जो आजकल हम देख रहे हैं ना कि एक गाना मेल पर्सपेक्टिव से लिखा होता है फिर उसका रिप्लाई कोई फीमेल पर्सपेक्टिव से बनाता है ना। तो ये बहुत पुराना ट्रेंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें शेफर्ड बोल रहे हैं, पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, क्रिस्टोफर मार्लो की जो पोएम है। तो फिर सर वॉल्टर रिले ने उसकी जो बिलवेड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निम्स रिप्लाई टू अ शेफर्ड लिखा है। और इसमें वॉल्टर रिले क्या बोलते हैं, he says all these promises will vanish and we complete with time। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है उसमें ये है, जॉन डन्स पोएम द बेट स्टार्ट्स विद द सेम लाइन, दैट इज कम लिव विथ मी एंड बी माई लव। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जॉन डन एक तो इम्पोर्टेंट पोएट है, ऊपर से उनकी जो द बेट करके एक पोएम है, मेटाफिजिकल पोएट है वो इस लाइन से शुरू होती है, कम लिव विथ मी एंड बी माई लव, जो कि पैशनेट शेफर्ड्स टू हिज लव की लाइन है। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ना नहीं है, डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, बस इतनी इतनी चीजें इसमें याद रखनी है। देन एमोरस जो है, इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ ओविड्स पोएम विद सेम नेम। तो एमोरस नाम की ओविड की एक पोएम थी जिसका ट्रांसलेशन क्रिस्टोफर मार्लो ने किया है, वो यही था, इट वॉज बर्न्ड इन पब्लिक बिकॉज वॉज कंसिडर्ड ऑफेंसिव। और इसको पब्लिक में जला दिया गया था क्योंकि इसको ऑफेंसिव माना गया था। तो क्योंकि ये लेसर नोन वर्क है तो इस तरह के वर्क कई बार यूजीसी नेट पूछ लेता है। सो हमने आज डॉक्टर फॉस्टर डिस्कस किया, एडवर्ड द सेकेंड डिस्कस किया, और हीरो एंड लिएंडर, पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। तो इसके बाद बस दैट्स ऑल फॉर माय साइड, and thank you so much for being patient and watching my video. If you like the video, please do like and subscribe. I will see you soon, and तब तक के लिए God bless you all. Thank you so much.